जो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका जो कल 24 फरवरी का पेपर होगा, तो आप उसमें कॉपी को जो है कैसे लिखेंगे। यानी कि आपको कोई प्रश्न आता है या फिर नहीं आता है तो उन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे, कैसे करेंगे। पूरा एकदम आपको कॉपी लिखने का तरीका भी बताएंगे और एक आपको पेपर पूरा सॉल्व करके बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे उसी प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी को जो है कल 24 फरवरी के पेपर में लिखेंगे तो हमारी गारंटी है कि अगर आप प्रश्नों को एकदम ऐसे लिखेंगे एडजस्ट करके तो एग्जामिनर का एक भी नंबर नहीं काटेगा। यानी कि पूरा आपको तरीका बताएंगे। और जो भी बच्चे थोड़ा मोड़ा किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होगी तो वो भी पूरा बढ़िया से समझाएंगे कि उन प्रश्नों को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग जो है एकदम ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को देखिएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे आपके पेपर का क्वेश्चन दिया है, खंड क आपका है और इसमें पहला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। यानी कि जो आपका माधुरी पत्रिका है प्यारे बच्चों, किस युग में प्रकाशित हुई। तो आपका पहले का क है और आपका जो है इसका जो है पहला वाला सही है, यानी कि भारतेंदु युग में हुई। यानी कि माधुरी पत्रिका जो है किस युग में प्रकाशित हुई, तो आपका भारतेंदु युग में। तो अब आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे खंड क ऊपर, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1, यानी कि आपका पहला नंबर था। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखने के बाद आपका क नंबर का प्रश्न था, यानी क नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो है आपका क का कौन सा सही था, पहला नंबर सही था और क्या था, भारतेंदु युग। तो इसी प्रकार से जो है आप अपनी कॉपी में कल के पेपर में जो है अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को तो लिखेंगे। अब दूसरा वाला जैसे आपका प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। यानी कि शेखर एक जीवनी है, उसके लेखक आपके कौन है। तो जो आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, शेखर एक जीवनी है कि लेखक जो आपके हैं अज्ञे हैं। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका जो एकदम सही है। तो अब आप दूसरे प्रश्न को कैसे लिखेंगे, आप उसी के नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। यानी जब भी आप विकल्पीय प्रश्न को करेंगे तो एक एक लाइन का जो है गैपिंग देंगे सभी प्रश्नों के बीच में। उसके बाद ख नंबर आप डालेंगे और ख का कौन सा आपका सही था, तीसरा नंबर। तो ख का तीसरा नंबर डाल देंगे। उसके बाद जो आपका सही उत्तर था अज्ञे था, तो अज्ञे लिख देंगे। अब देखेंगे इसी प्रकार आपका तीसरा जो प्रश्न है क्या दिया है, ग वाला, कि कफन किस विधा की रचना है। यानी जो प्यारे बच्चों आपका कफन है वो किस विधा की रचना है। और इस क्लास में आपको कॉपी लिखने का तरीका भी बताया जा रहा है और आपको एक पेपर एक तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनका आपका रिवीजन होगा। तो कफन किस विधा की रचना है आपका, तो कफन जो है आपका प्यारे बच्चों वो कहानी विधा की रचना है। यानी कि तीसरा वाला इसका भी आपका ऑप्शन सही है। तो अब इसको आप लिखेंगे तो आपका ग का कौन सा सही है, ग वाला है, और इसका आपका जो कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। और क्या था आपका, कहानी था, तो आप कहानी लिख देंगे। अब देखेंगे आपका अगला वाला प्रश्न। तो अगला वाला प्रश्न आपका है कि मैला आंचल उपन्यास है। यानी कि मैला आंचल जो है प्यारे बच्चों आपका कैसा उपन्यास है, आंचलिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, फिर धार्मिक है। तो प्यारे बच्चों आपका जो मैला आंचल है वो कैसा उपन्यास है, यानी कि आंचलिक है। यानी कि पहला वाला जो आपका ऑप्शन है एकदम सही है। तो आप लिखेंगे, आप डाल देंगे घ वाला और प्रत्येक के बीच में जो है एक एक लाइन लिखेंगे और इसी प्रकार जो है साफ से लिखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में जितना कटपिट कम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आपका घ का कौन सा सही था, पहला सही था और आंचलिक था, तो आंचलिक लिख देंगे। उसके बाद आपका अगला वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है अंधा युग रचना के लेखक हैं। यानी कि आपका जो अंधा युग रचना है प्यारे बच्चों उसके लेखक आपके कौन है। तो प्यारे बच्चों आपके अंधा युग जो रचना है उसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन इसका भी सही है, तो आप जो है इसी प्रकार से लिख देंगे। अंगा का आपका कौन सा सही है, पहला वाला है, और इसका जो सही उत्तर है धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती लिख देंगे। अब दूसरा वाला आपका प्रश्न देखेंगे तो दिया है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई। और दूसरे का क आपका, यानी कि दूसरे का क, अब आप यानी कि आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 यहाँ चालू हो गया है। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई, तो आपका जो सही उत्तर है वो अवधि है। यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका भी सही है। तो आप जो है आप क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर जो है 2 डालेंगे, यानी प्रश्नोत्तर नंबर जो आपका 2 हो जाएगा। और क है, यानी कि प्रश्न नंबर जो है आपका क है और इसके बीच में भी आप जो है प्रश्नोत्तर पहले से दूसरे के बीच में 1 से 2 लाइन गैपिंग छोड़ के लिखेंगे। और क वाला है और क का कौन सा सही था, पहला सही था और क्या था आपका, अवधि था, तो आपका अवधि लिख देंगे। अब इसी में ख वाला जो क्वेश्चन आपका परमाल रासो का रचना काल है। यानी कि प्यार बच्चों आपका जो परमाल रासो है उसका रचना काल क्या है आपका। तो परमाल रासो जो है आपका उसका रचना काल का है, तो आपका आदिकाल है। यानी कि पहला वाला ऑप्शन है इसका भी सही, यानी कि आदिकाल जो है आपका एकदम सही आंसर है। तो आप क्या करेंगे, ख नंबर डाल देंगे। उसके बाद ख का आपका कौन सा सही है, पहला सही है, तो पहला नंबर डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे, लिख देंगे आपका आदिकाल सही है, तो आदिकाल लिख देंगे।
अब देखेंगे ग वाला आपका प्रश्न क्या है, छायावाद की रचना नहीं है, यानी कि इनमें से छायावाद की रचना जो है आपकी नहीं है। तो कामायनी, सरोज स्मृति और नौका विहार जो है प्यारे बच्चों आपकी छायावाद की रचना है। साकेत जो है आपका छायावाद की रचना नहीं है, यानी कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो आपका ग वाला प्रश्न है, तो ग वाला ग नंबर आप डाल देंगे, दूसरे का ग है तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 आपने डाला था और ग डाल देंगे, उसके बाद दूसरा आपका सही है और लिख देंगे आप साकेत। और इसी प्रकार से आपको कल अपने कॉपी में आंसरों को लिखना है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है। अब देखेंगे घ वाला प्रश्न, तो घ वाला दिया है, सुमित्रानंद पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की। यानी कि सुमित्रानंद पंत जो थे प्यारे बच्चों, उन्होंने नौका विहार की जो रचना है कविता की वो किस स्थान पर रहकर की। तो आपका जो सही उत्तर होगा इलाहाबाद होगा। तो आपका घ वाला है और घ का कौन सा सही है, चौथा वाला है, तो घ नंबर डाल देंगे, उसके बाद चौथा नंबर, उसके बाद आपका जो सही उत्तर है इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद लिख देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो है अंगा वाला, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है। यानी कि जो आपका वेदना की प्रतिमूर्ति है वो किस कवित्री को कहा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा होगा। यानी कि वेदना की कवित्री जो है प्यारे बच्चों किस कवित्री को कहा जाता है, तो आपका महादेवी वर्मा को। तो आपका अंगा का जो है दूसरा वाला सही था, तो आप डाल देंगे अंगा का 2 नंबर और उसके बाद लिख देंगे महादेवी वर्मा। अब आपका तीसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्यारे बच्चों जो भी बच्चे नहीं भी पढ़े हो गद्यांश, अगर उनको कुछ भी नहीं आता तो आप लोग इनको गद्यांश को कैसे करेंगे, इसको 2 से 3 बार, जो पढ़े भी हैं वो भी और जो नहीं पढ़े हैं वो भी 2 से 3 बार गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ताकि इसमें जो क्वेश्चन आपके रहते हैं वो आराम से मिल जाए। जैसे आपका गद्यांश है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो प्यारे बच्चों आप कल 24 फरवरी के पेपर में आप कल जो है जब भी गद्यांश को सॉल्व करिएगा, इसको 2 से 3 बार जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब पहला जैसे क्वेश्चन है, जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आप जो है देखेंगे, हमने 2 से 3 बार इसलिए आपको पढ़ने के लिए कहा है। आप देखेंगे पहली लाइन में पहले प्रश्न का आंसर मिल गया। तो आप लोगों में से जिनको गद्यांश तैयार है उनका भी और जिनका नहीं तैयार है वो भी ढूंढ लेंगे इस तरह कि जन का प्रवाह अनंत होता है। अब अपनी कॉपी में लिखेंगे कैसे, तो आपका ये प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है, प्रश्नोत्तर नंबर है आपका तीसरा, तो आप डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। और 3 का जो है आपका पहला वाला क्वेश्चन था तो पहला नंबर डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे जन का प्रवाह जो है आपका अनंत होता है। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी में क्या है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो जब भी आपको पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखने को आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के, उसके बाद एक तरफ शीर्षक और एक तरफ लेखक, और लिखेंगे शीर्षक में राष्ट्र का स्वरूप और लेखक में आपका वासुदेव सलगरवा। और प्यारे बच्चों अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, अगर संदर्भ के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपके लिए और बेटर रहेगा। अगर जो बच्चे संदर्भ नहीं लिख पाते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी सही है। बाकी अगर आपको संदर्भ लिखना आता है तो ऐसे लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। अब तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, तो दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जन का प्रवाह अनंत होता है, आपकी यही रेखांकित अंश है, इसकी आपकी व्याख्या करने के लिए बोला है। तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर हम हेडिंग डालना भूल गए, आप पहले हेडिंग डालेंगे क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी तीसरा नंबर डाल करके आपका जो भी प्रश्न नंबर हो, जरूरी नहीं है आपका तीसरे में ही रेखांकित अंश की व्याख्या पूछे, तो आप जो है 3 नंबर डाल करके रेखांकित अंश की व्याख्या पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा संबंध है। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जीवन अमर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला वाला जो आपका प्रश्न है उसको देखते हैं कि अगला आपका प्रश्न क्या है और उसके आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका अगला वाला जो प्रश्न है देखेंगे कि क्या दिया है। तो अगला आपका प्रश्न दिया है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे हमने 2 से 3 बार इसलिए पढ़ने को कहा था, देखेंगे आप इसी में इसका भी आंसर मिलेगा कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहता है। तो आपका आंसर 4 नंबर डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। उसके बाद 5वां वाला है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो आप ये भी देखेंगे, इसमें भी आपको इसका भी आंसर इसी में मिल जाएगा कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो आप जो है 5 नंबर डाल देंगे, उसके बाद लिख देंगे 5वें नंबर का आंसर, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य स्थापित किया है। अब आपको एक अथवा करके ऑप्शन मिलता है, अगर आप उसको ना सॉल्व करके अथवा वाला प्रश्न सॉल्व करिएगा तो आप जो है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा बस वहाँ पर लिख लीजिएगा।
अब देखेंगे आपका चौथा वाला प्रश्न। तो चौथा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न है और यहाँ से भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं। जैसे पहला आपका इसमें जो दिया आपका, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु न गारो गरल गारो, मुझे विकलता तुम्हें विथलता, श्रम श्रम ठहरो श्रम परिवारों। तो ये वाला हम आपको ना सॉल्व करा करके अथवा वाला बताते हैं कि अथवा वाला प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तो उसकी हेडिंग कैसे डालेंगे और उसको कैसे लिखेंगे। क्योंकि एक का हमने जो है जैसे तीसरा वाला कराया था तो उसका पहला वाला ही करा दिया आपको, तो इसमें जो है आपको अथवा वाला करा करके बताते हैं। जैसे आपका अथवा वाला प्रश्न है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी अदार। तो अब देखेंगे आपका तीसरे का, अब माफ करिए चौथे का आपका अथवा वाला क्वेश्चन है और इसमें पहला क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे कैसे, आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर आपका कौन सा है, 4 का अथवा, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा लिखेंगे। और प्रश्न था आपका पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे शीर्षक और दूसरी तरफ कवि का नाम। तो शीर्षक आपका अभिनव मनुष्य, हमने पहचान करने वाले शब्द आपको बता रखे हैं कि आपका पद्यांश हो या गद्यांश हो कैसे पहचानेंगे, कौन से पार्ट से है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा और जा करके देखें, वहाँ से 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और कवि जो इसके हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। और संदर्भ अगर आपको आता है तो और बढ़िया है, संदर्भ के तरीके से लिखेंगे तो और बढ़िया है। अब इसी में आपका दूसरा प्रश्न है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा है, यानी विज्ञान जो है उसको तलवार क्यों कहा है। तो आपका ये दूसरे नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर आप डाल देंगे। एक लाइन प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में आप 1 से 2 लाइन गैपिंग छोड़ेंगे क्योंकि आपका साफ साफ दिखे। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें ज़्यादा कट पीट ना करें, जैसे हमने एक भी जगह कट पीट नहीं किया, आपको कट पीट नहीं करना है ताकि एग्जामिनर जो है आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर दे। और दूसरा आपका जो है इसको लिखेंगे, कवि ने विज्ञान को तलवार बताया है और इसे मनमानी क्रीड़ा का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। अब देखेंगे इसी में आपका तीसरा प्रश्न क्या है। तो प्यारे बच्चों आपका तीसरा जो प्रश्न है, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। और प्यारे बच्चों इसमें आपके प्रश्न भी सॉल्व हो रहे हैं, आपको कॉपी लिखने का तरीका भी बताया जा रहा है और आपका रिवीजन भी हो रहा है, यानी कि एक साथ आपका 3-3 फायदा हो रहा है। तो आप लोग जो है कॉपी इसी प्रकार से लिखिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो आपका तीसरा जो प्रश्न है 3 नंबर डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे, कवि वैज्ञानिक युग के मनुष्य को सावधान इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा से जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया है उनसे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। तो ये हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का आंसर। अब देखेंगे आपका चौथा वाला प्रश्न क्या है। तो चौथा दिया है, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, यानी जो आपका मनुष्य है उसको अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। तो आपका आप क्या करेंगे, 4 नंबर डाल देंगे क्योंकि आपका चौथा वाला है और लिखेंगे, मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति अत्यधिक मोह रखता है तथा वह विज्ञान के परिणामों के प्रति सचेत नहीं है। तो इसलिए मनुष्य के जो है अज्ञान शिशु कहा गया है। अब अगला वाला यानी पांचवा और अंतिम प्रश्न इसी में है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित पंक्ति क्या है, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। तो इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे। तो आप जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपका 5वें नंबर का है, आप पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम लिखना भूल गए, लेकिन आपको नहीं बोलना है क्योंकि आपके लिए बहुत ही जरूरी है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालना जरूरी है। उसके बाद लिखेंगे आप, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार का अर्थ है यह है कि विज्ञान के जो आविष्कार हैं उससे मनुष्य संतुष्ट है, लेकिन वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मनुष्य को विज्ञान के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अब 5वें का जो क वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे पहला आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, तो आइए देखते हैं आप कैसे लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। और 5वां का क वाला प्रश्न है आपका, तो आप सबसे पहले क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का क डालेंगे, यानी आपका 5वें का क है तो आप जो है प्रश्नोत्तर नंबर 5 का क डालेंगे। तो आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 5 का क डालेंगे, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देंगे। पहला नंबर का आप कर रहे हैं तो पहला नंबर डालेंगे उसी में और हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देंगे। फिर इनका जीवन परिचय लिखेंगे। हमने आपको एकदम बेसिक तरीके से कल जीवन परिचय बताया था, उसी को जो है मिक्स कर दे रहे हैं बस। आपका एकदम बेसिक जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया था, कोई भी बच्चा याद कर सकता है। लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी बलिया जिले के दुबे का छपरा में हुआ था। इनके पिता का नाम ज्योतिषमती, माफ करिए, इनके पिता का नाम जो था आपका क्या था, इनकी माता का नाम जो है ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनकी डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया और सन 1907 में इनका जो है स्वर्गवास हो गया। और ये जीवन परिचय हमने आपको कल ही बताया था, एकदम बेसिक तरीके से याद करना और आपको सूक्ष्म जीवन परिचय के रूप में। अब अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे, इसी में साहित्यिक परिचय। और जिस प्रकार से हम हेडिंग डाल के आपको बता रहे हैं, हेडिंग बहुत ही जरूरी है। साहित्यिक परिचय डाल के आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं कुशल वक्ता के साथ सफल अध्यापक भी थे। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में कल के पेपर में कॉपी को लिखेंगे। अब अगली हेडिंग डालेंगे रचनाएं, क्योंकि जीवन परिचय में आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर आप हेडिंग डाल के ऐसे नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। अगर ऐसे आप लिखते हैं हेडिंग डाल के और साफ साफ कहीं कट पिट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर जो है आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर देगा। और रचनाएं में पहले हेडिंग डालेंगे उपन्यास। उपन्यास में लिख देंगे बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह, और निबंध संग्रह में अशोक के फूल और कुटज डाल लिख देंगे। तीसरी है आलोचक साहित्य, और इसमें लिखेंगे साहित्य सहचर और सुर साहित्य। चौथी हेडिंग डालेंगे इतिहास, और इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास डाल देंगे। अब अगला वाला प्रश्न है लाठी, छठवां वाला। लाठी कहानी की अवस्था वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमासी शब्द, या फिर अथवा में ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो छठवें का जो है हम अथवा वाला प्रश्न देखते हैं और कैसे आप जो है इसको लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो छठवें का आप कौन सा कर रहे हैं, अथवा वाला। तो आप डालेंगे ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर 6 का अथवा। उसके बाद हेडिंग डालेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का सारा उद्देश्य। उसके बाद लिखेंगे आप ध्रुव यात्रा हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी का जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका ध्रुव यात्रा जो है सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित आपकी एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। यानी कि इसमें जो है आपकी प्रस्तुत कहानी में जो जैनेन्द्र जी हैं प्यारे बच्चों बताते हैं प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। प्रेम जो है भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है और प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आशीर्वाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार व्यक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है, अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो आप जो है अगर ध्रुव यात्रा कहानी का आपको उद्देश्य पूछेगा तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे। बाकी आपको बहादुर और पंचलाइट कहानी का सारांश भी हमने बता रखा है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें। और इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में भी लिखना है जैसे हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न आपका खंडकाव्य पर आधारित है। तो खंडकाव्य आपका जिले अनुसार होता है प्यारे बच्चों, तो इसको हम नहीं बताएंगे। इसको आप जो है आपके जिसके जिले का हो आप बिलोंग करते हैं आप उस जिलों से याद कर ले होंगे और जो है आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। अब अगला देखेंगे खंड ख, और 8वें का क आपका है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपका पहला जो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु। तो इसी का हम जो देखते हैं आपका संदर्भ सही हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे। तो ये आपका है खंड ख। तो आप सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे खंड ख पे अपनी कॉपी में, यानी कि आपका पहली हेडिंग जो रहेगी अपनी कॉपी में खंड ख। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर नंबर 8 का क है। 8 का क के बाद आपको लिखना है इसका संदर्भ। तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है। यानी कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका की संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। हमारे लिए भाषा माता के सदृश सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा संस्कृति एक सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। और प्यारे बच्चों आपको हेडिंग एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान देना, संदर्भ भी डालिएगा, हिंदी अनुवाद आप जिस भी टॉपिक को लिखें उसकी हेडिंग को एकदम ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि हेडिंग आप काली पेन से डालिएगा और नीली पेन से एकदम बढ़िया से लिखिएगा और ध्यानपूर्वक जैसे जैसे हम प्रश्नों को बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है और इसी प्रकार से जो है आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे, आपका एक भी नंबर नहीं काटे। तो आप लोग जो है इस बातों का एकदम गौर से ध्यान रखिएगा। अब 8वें का ख जो आपका प्रश्न है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी कि आपका जो 8वें का ख है, संदर्भ श्लोक दिया रहेगा उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और ये भी आपका 7 नंबर देगा। जैसे जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च। तो ये आपका जो दिया है आपका इसका देखते हैं आपका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो आपका प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ख है तो आप डालेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 8 का ख। उसके बाद आपको क्या डालना है, हेडिंग में संदर्भ डालना है। यानी प्रश्नोत्तर नंबर 8 के ख के बाद आपको संदर्भ हेडिंग डालना है और लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। यानी कि इसका संदर्भ हो गया आपका प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। उसके बाद हेडिंग डालना है आपको हिंदी अनुवाद और लिखेंगे जल की एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों जल की एक एक बूंद गिरने से जो आपका क्रमशः जैसे घड़ा यानी कि जैसे घड़ा भर जाता है। समस्त विद्या और धर्म और धन का संग्रह करने का यही कारण होता है। अर्थात निरंतर प्रयास करने से प्यारे बच्चों यानी कि लगातार प्रयास करने से आपका धीरे धीरे जो है तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं यानी इकट्ठा हो जाती हैं। धर्म भी आपका इकट्ठा हो जाता है और धन भी इकट्ठा हो जाता है और आपका जो है आपका पैसा भी यानी विद्या भी जो है इकट्ठा हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में जो है क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। जैसे आपका 11वें का क है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। जैसे व्यसन और व्यसन का तो आपका सही उत्तर है वस्त्र और आदत। तो आप कैसे लिखेंगे कि आपका प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है, 11 का क है तो आप डालेंगे 11 का क और पहला वाला क्वेश्चन था यानी कि पहला नंबर और ब वाला जो ऑप्शन था आपका सही था। और ऑप्शन नंबर पर ध्यान दें कि जब भी यहाँ लिखें ब स यानी उसका ध्यान दें अ हो जो, तो ब नंबर डालेंगे और लिखेंगे सही उत्तर आपका वस्त्र और आदत था। और दूसरा प्रश्न क्या था, अन्न और अन्य का सही शब्द तो अनाज और दूसरा हो जाएगा यानी कि अ वाला आपका सही है। तो आपका दूसरे का कौन सा सही है प्यारे बच्चों, अ वाला सही है यानी कि दूसरे का अ सही है और अनाज और दूसरा आपका हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे कैसे लिखेंगे, जैसे ख वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो आपका जैसे चपला है इसका 2 अर्थ लिखेंगे पहले वाले का, तो आपका 12वें का ख नंबर 11वें का ख नंबर आपका डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 11 का ख। उसके बाद पहले नंबर का आप चपला का कर रहे हैं लक्ष्मी और बिजली हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक का जो है सही शब्द चयन करके लिखिए। जैसे जो शिक्षा देता है तो आपका अ वाला सही यानी शिक्षक, यानी ग का पहले का असही है तो आप डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर नंबर 11 का ग आपका है और जो है पहले का आपका क्या सही है, असही है यानी कि शिक्षक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो, यानी जो सब कुछ जानता हो तो उसे आप क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। यानी कि दूसरे का आपका कौन सा सही है, तो दूसरे का भी अ वाला सही है तो आप डालेंगे आपका दूसरा नंबर। उसके बाद आपका सही कौन सा है, अ वाला, तो आप जो है सर्वज्ञ लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। और आपका 11वें का घ है तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 11 का घ। जैसे हमने पहले को सही किया तो पहला नंबर डाल देंगे और लिखेंगे मैंने भोजन कर लिया, यानी मैं भोजन कर लिया हूँ का मैंने भोजन कर लिया है। फिर उसके बाद तीसरा सही किया है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ तो मैं कलम से लिखता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है इसी प्रकार जैसे जैसे हमने आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बताया इसी प्रकार से आप इतनी गैपिंग देखिए अपने पेपर के कल के पेपर में 24 फरवरी के पेपर के दिन क्वेश्चनों को लिखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में बताए गए सभी इंपॉर्टेंट हैं तो उनको भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप लोग इसी प्रकार से कॉपी को लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है पूरे नंबर देगा, हमारी गारंटी है। तो आप लोग जो है इसी प्रकार से अपने प्रश्नों को कल अटेम्प्ट करिएगा।